नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग बाजार दर्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब तक इस चैप्टर के लिए हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। आज ये चौथा अंतिम वीडियो है जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए भी बात करेंगे, साथ ही इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ कि ये जो बाजार दर्शन चैप्टर है इसके अंदर उपभोक्तावादी जीवन शैली के ऊपर जो है विचार किया गया है कि आज हमारा जो जीवन है वो किस तरह बाजार की गिरफ्त में आ गया है और हम बाजार से कोई सच्चा लाभ लेने की बजाय हम बाजार को एक विनाशक शक्ति, एक पैसे की व्यंग शक्ति ही प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज समाज में ये स्थिति हो गई है कि आपस में जो सद्भावना होनी चाहिए, आपस में जो भाई प्रेम होना चाहिए वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। आज हर व्यक्ति बाजार से अपने पैसों का दिखावा करके और गैर जरूरी सामान की खरीदारी कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने जीवन में अशांत, दुखी और ईर्ष्या से व्यस्त रहता है, घायल रहता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए जो जैनेंद्र कुमार जी हैं उन्होंने अपने मित्रों का उदाहरण दिया। इसमें मैं अगर आपसे यह पूछूं कि ग्राहक कितने तरह के आ चुके हैं तो आप ये बता सकते हैं कि भाई इसमें 4 तरह के ग्राहकों का वर्णन किया गया है। एक ऐसे ग्राहक होते हैं जो बाजार में जो अपने पैसे, अपनी जो मनी पावर है उसका दिखावा करके और बाजार से गैर जरूरी सामान की खरीदारी करते हैं, अनावश्यक वस्तुओं का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही समझदार होते हैं, संयमशील होते हैं और व्यर्थ की चीज़ों को वो व्यर्थ ही समझते हैं, व्यर्थ में पैसे को बहाते नहीं हैं बल्कि अपने पास पैसा जोड़ते जाते हैं और जब उनके पास पैसा जुड़ा हुआ होता है तो अंदर ही अंदर उन्हें बहुत अभिमान होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसे की पावर देखने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें कितनी पावर है, इसलिए वो अपने पास पैसा जुड़ा होने पर संतुष्ट भाव से रहते हैं। तो 2 तरह के समझ में आ गया। एक ऐसे जो परचेजिंग पावर या अपनी मनी बैग का, पैसों की पावर का दिखावा करके गैर जरूरी सामान खरीदते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो समझदार होते हैं, संयमशील होते हैं और फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं और अनावश्यक रूप से किसी चीज़ की खरीदारी नहीं करते हैं। तीसरे तरह के जो ग्राहक होते हैं वो दुविधाग्रस्त होते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं होता है कि आखिर उन्हें बाजार से क्या चाहिए। वह बाजार में जाते तो हैं किंतु पूरे बाजार को घूम फिर करके और वो घर खाली हाथ लौट कर वापस आ जाते हैं। तो ये तीसरे तरह के ग्राहक होते हैं जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होता है, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि बाजार से हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और चौथे नंबर का जो ग्राहक आया है वो भगत जी के रूप में आया है कि भगत जी जैसे कुछ संयमशील लोग होते हैं जो अपनी समझदारी से बाजार से केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है, जिनकी उनको क्या है, आवश्यकता है। तो भगत जी जो हैं वो बाजार में जाते हैं, किसी भी तरह से बाजार को कोसते नहीं हैं। बाजार चौक में गुजरते हुए वो जाते हैं, बाजार में अनेकानेक लोग उन्हें पहचानते हैं, सभी से वो मिलते भी हैं। लेकिन बाजार की जो चकाचौंध है या बाजार की जो चांदनी है वो भगत जी के लिए तभी तक रहती है जब तक वहाँ उन्हें अपना जो चूरन बनाने की सामग्री है, काला नमक और जीरा, वो वहाँ उन्हें मिलता है, तभी तक वह बाजार उनके लिए आकर्षक है। तो वह भगत जी सीधे अपने पंसारी की दुकान पर जाते हैं और नमक बनाने की जो सामग्री है, यानी कि जो चूरन बनाने की सामग्री है, काला नमक, जीरा, उसे वो लेकर आ जाते हैं। किसी भी तरह बाजार को वो कोसते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जो है चैप्टर में रीडिंग कर चुके हैं। अब यहाँ आगे देखिए, इसके बाद है बच्चों 45 यानी 45 नंबर पेज संख्या है बुक के अंदर। ये जो सृजन बुक है इसके अंदर आप निकाल लीजिए। आगे हम लोग रीडिंग करेंगे और इसमें जितनी भी बातें आती जा रही है मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि हमें व्याख्या भी सीखनी है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि व्याख्या करने का पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और किसी भी पैराग्राफ की व्याख्या आप तभी कर पाएंगे जब आपने उसको विस्तार से अच्छे से सीख रखा हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पड़ोस में रहने वाले महानुभाव रहते थे
जिनको लोग भगत जी कहते थे। ये ऊपर से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग यहीं से सुन लीजिए, वापस से रीडिंग कर रहे हैं अपन, कि हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरण बेचते हैं। ये काम करते उन्हें जाने कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरण उनका आसपास सरनाम है, प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय भी हैं। वो कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक में देते हैं, ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर यानी जो अग्रिम एडवांस बुकिंग भी वो कोई नहीं लेते। अपने बंधे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी का जो चूरण है वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण बनाने में उन्होंने कोई लापरवाही भी नहीं की और कभी रोग होता हुआ भी उन्हें नहीं देखा। तो ये शुरू का जो पैराग्राफ है ये एक इंट्रोडक्शन है भगत जी का, कि भगत जी कैसे व्यक्ति हैं। वो बहुत ही संयमशील व्यक्ति हैं। 10 वर्षों से लेखक उसे चूरण बेचने का काम करते हुए देख रहा है। उनकी रोजाना की आदत है कि अपने तय समय पर चूरण की पेटी लेकर चलते हैं। उनका चूरण आसपास बहुत सरनाम है, प्रसिद्ध है। अगर वो उसे एक व्यवसाय का रूप दे देते तो आज उनके पास क्या कुछ नहीं होता, वो मालामाल होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने 6 आने का चूरण ही बेचना है रोजाना। जब 6 आने पैसे का चूरण बिक जाता था तो बाकी का चूरण वो बच्चों को मुफ्त में बांट आते थे। तो इस तरह से वो भगत जी जो बहुत ही संयमशील व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित मालूम है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल ना कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ, जी नहीं। ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा और ना ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं है, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे ये तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एक नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ, उस अकिंचित, उस नाम मात्र, उस छोटे से व्यक्ति के पास वो गुण प्राप्त है जो हम में से बहुत कम लोगों को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता है। माल बिछा रहता है और उसका जो मन है वो अड़िग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम का मतलब होता है कठोर, वह कठोर व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता हुआ ही छोड़ देता है, यानी अपने अभिमान में डूबा हुआ, ठीक है, उसे छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सहलज ही न हो जाती होगी? अब देखिए, पैसे की एक व्यंग शक्ति सुनिए। इसे लेखक समझाता है कि पैसे की जो व्यंग शक्ति है वह बहुत ही दारुण होती है। दारुण का मतलब है भयानक होती है। मैं पैदल चल रहा हूँ और पास ही एक धूल उड़ाती निकल गई मोटर, एक गाड़ी निकल गई। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती ही एक कठिन व्यंग की लीक मतलब लकीर ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, इसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय,
यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा सी देर में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ एहसान फरामोश, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, कई बार हमारे साथ भी होता है बच्चों कि हम कई बार जा रहे हैं किसी का घर देख करके, किसी की बड़ी सी कार देख करके, और ऐसे ललचाई नज़रों से उसे देखते हैं और मन में ये सोचते हैं काश हम भी ऐसे करोड़पति घर में होते, तो आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। यानी ये एक ऐसी व्यंग शक्ति हमारे मन में पैदा होती है जो पल भर में हमें अपनों के प्रति एहसान फरामोश बना देती है। हम पल भर में ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे माँ बाप सही नहीं है। अगर हम किसी और के घर में होते तो आज हमारे पास सारे सुख साधन होते हैं। लेकिन बच्चों, माँ बाप ही होते हैं। जीवन में भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा होता है तो माँ बाप का होता है। लेकिन इस उपभोक्तावादी शैली के कारण हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग जो हैं अपने बूढ़े माँ बाप को कहीं वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली जो ऐसी हो गई है, उनको ऐसे लगता है कि ये हमारे बीच में अड़ंगे बन रहे हैं और उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। उनके पास घर के अंदर जो सुख सुविधाएं हैं उनसे कभी आनंद नहीं लेते हैं। उन्हें हर समय ऐसा लगता रहता है कि हमारे पास तो और कुछ भी होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और अपने जीवन में वो इसी उधेड़ बुंद में लगा रहता है और अपने जीवन में कभी सुख शांति से वो नहीं रह पाता है। घर के अंदर गाड़ी खड़ी है, छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन नहीं, उसे पड़ोस में गाड़ी देख ली, अब तो हमें यही वाली गाड़ी चाहिए। घर के अंदर एलईडी लगी हुई है, छोटी एलईडी है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अब तो ये हॉल है, इस हॉल के अंदर बढ़िया सा एक गद्दा मतलब सोफा चाहिए ऐसा, और सामने जो है बड़ी सी एक एलईडी होनी चाहिए, एक रुतबा दिखेगा समाज में हमारा। और वो किस्तों के ऊपर अपनी जीवन शैली को, अपनी हैसियत को बदलने के लिए वो किस्तों के ऊपर चीज़ों को खरीदता चलता है, और उसका नतीजा क्या निकलता है, वो किस्तों के बोझ में, कर्ज में इतना ज़्यादा दबता हुआ चला जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी में आराम से खुशी के, सुख के 2 पल भी वो व्यतीत नहीं कर पाता है। इसलिए यही बात है कि हमें कभी भी ये जो आज की जीवन शैली है इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, उनका आनंद लेना चाहिए, और अगर हमारे पास पैसे हैं वास्तव में तो ही हमें खरीदना चाहिए। खामे खाई अपनी हैसियत दिखाने के लिए किस्तों के ऊपर जीवन में किसी चीज़ को खरीदना नहीं चाहिए, किस्तों से हमें बचना चाहिए। ठीक, तो ये पैसे की व्यंग शक्ति है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग शक्ति जो है उस चूरण वाले अकिंचित कर यानी नाम मात्र छोटे से मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही न रह जाती होगी? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। यानी भगत जी के सामने ये पैसे की व्यंग शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह क्या बल है, तो वह क्या ताकत है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो भी दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहाँ पर संसारी वैभव, ये संसार का वैभव ऐश्वर्य फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर मतलब अन्य, वह किसी अन्य जाति का तत्व है। लोग उसको स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मतलब नहीं है। मैं कोई विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, चाहा है, वहीं पर बटोर रखने की स्प्राह है, इच्छा भी होती, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता, कमजोरी ही प्रमाणित होती है। निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है, अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। वो मनुष्य के ऊपर धन की और चेतन व्यक्ति पर जड़ की क्या है, विजय है। यानी हमें कभी भी
इस तरह से बाजार के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। हमें बाजार से सच्चा लाभ लेना चाहिए और बाजार को भी सच्चा लाभ देना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गई। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वे बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन दिया। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली हुई थी, लेकिन भौचक के हो रहने की लाचारी नहीं थी उनके अंदर। हम कई बार देखते हैं, बाजार जाते हैं, किसी शोरूम के आगे खड़े होकर के और उस शोरूम के अंदर की वस्तुओं को ललचाई नज़रों से देखते रहते हैं, काश ये मेरे पास भी हो। और वहाँ खोया खोया सा देख रहा है, ये क्या आ गया, मतलब कैसी दुनिया में आ गया, ये मेरे पास क्यों नहीं है सब चीज़ें, और बिल्कुल बावड़ा सा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब मन के अंदर इच्छा है, यार ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसे कपड़े मेरे पास भी होने चाहिए। यानी इंसान इस लोक वैभव की इन वस्तुओं को पाने के लिए ही हमेशा लालायित रहता है। ये एक सही चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि जो भगत जी है बाज़ार में जब जाता है तो बाज़ार में सभी लोगों से मिलता है, सबका अभिवादन लेता है, सबको अभिवादन भी करता है। इससे ये मालूम चलता है कि भगत जी की आंखें किसी तरह से भी बंद नहीं है और वो किसी तरह बाज़ार को कोसता हुआ भी दिखाई नहीं देता है और उसमें भौचक्का सा होकर वो बाज़ार को देखता सा नहीं रह जाता है। ठीक है, व्यवहार में पशोपेश उन्हें नहीं था, यानी कि उनके व्यवहार में किसी तरह की दुविधा भी नहीं थी, पशोपेश भी नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते हैं। भांति भांति के बढ़िया बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति यानी कि प्रेम ना होना इस भगत जी के मन में ऐसा नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। उनमें विद्रोह नहीं है बल्कि प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्ति भीतर नहीं है, कोई खालीपन उनके हृदय में नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट यानी संतुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ पर दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह है जीरा और नमक। बस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को कि ऐसे लोग जो अपने आप को नहीं पहचानते हैं,
अपनी ज़रूरतों को नहीं पहचानते हैं, ऐसे लोग बाज़ार को कभी भी कोई सच्चा लाभ नहीं दे सकते। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करके और गैर ज़रूरी सामान की खरीदारी करके बाज़ार को एक विनाशक शक्ति, एक पैसे की शैतानी शक्ति, व्यंग्य शक्ति ही बाज़ार को देते हैं। ना तो वो बाज़ार से कोई लाभ ले सकते हैं, ना बाज़ार को कोई सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं, छल बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है, जब छल कपट बढ़ जाएगा तो परस्पर यानी आपस में जो सद्भावना है उसकी घटी। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भावना की घटी, यानी कि जब समाज में या बाजार में छल कपट बढ़ जाएगा तो फिर आपस में सद्भावना की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इस सद्भावना की कमी पर आदमी जो है फिर आपस में भाई भाई नहीं रहेगा। सुहृद यानी मित्र और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी। पहला क्वेश्चन मतलब इस तरह से है बच्चों कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और बाजार की सार्थकता किसमें है, बाजार को सच्चा लाभ कौन से लोग दे सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो बाजारूपन का तात्पर्य क्या है, पहले तो ये सुनिए। बाजारूपन का तात्पर्य है ऊपरी चमक धमक और दिखावा, यानी बाजार में जो ग्राहक हैं वो अपनी परचेजिंग पावर का, अपने मनी बैग का दिखावा करके और बाजार से गैर जरूरी सामग्री का विक्रय करते हैं, यानी वो खरीदते हैं, क्रय करते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, तो ये बाजारूपन है। और जो दुकानदार हैं अपने निकृष्ट और घटिया सामान को भी आकर्षक बनाकर और उसे बेचते हैं, तो ये भी क्या है, बाजारूपन है। ठीक है, तो ये तो बाजारूपन का मतलब हुआ। दोबारा समझ लीजिए, बाजारूपन का तात्पर्य है ऊपरी चमक धमक और दिखावा। बाजार में जो दुकानदार हैं अपने घटिया से घटिया सामान को भी बढ़िया सजा करके, आकर्षक बना करके वो ग्राहकों को बेचते हैं, तो ये क्या कहलाता है, बाजारूपन। इसी तरह जो ग्राहक है वो भी अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करके बाजार से गैर जरूरी सामान की क्या करता है, खरीदारी करता है, तो ये भी क्या कहलाता है, बाजारूपन। बाजार की सार्थकता किसमें है कि बाजार की सार्थकता इसमें है कि जो व्यापारी हैं या जो दुकानदार हैं वो अपने सामान का उचित लाभ लेकर के और ग्राहक को उसके सही जानकारी देकर उसका विक्रय कर दें, तो इसमें बाजार की सार्थकता है। और कौन से लोग हैं जो बाजार को सच्ची सार्थकता दे सकते हैं, सच्चा लाभ दे सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो बाजार में केवल अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं और अपनी परचेजिंग पावर का, अपनी मनी बैग का दिखावा नहीं करते हैं, ऐसे लोग ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। क्लियर सभी को? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब बाजार के अंदर बाजारूपन बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कपट बढ़ता है, और जब कपट बढ़ जाता है तो सद्भावना की कमी हो जाती है, और जब आपस में सद्भावना की कमी हो जाती है तो फिर आदमी का वैसा व्यवहार नहीं होता है जैसे एक भाई भाई का होता है या एक मित्र का होता है, ठीक है, या किसी पड़ोसी का होता है। वहाँ पर केवल ग्राहक और बेचक की तरह उन लोगों में व्यवहार होता है, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और ऐसे बाजार को अगर बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, शोषण होने लगता है। यानी ऐसा जब बाजार आ जाता है जहाँ सद्भावना नहीं है, आपस में विश्वास नहीं है, बल्कि छल कपट हो रहा है, वहाँ पर ग्राहक और जो दुकानदार हैं वो केवल बेचक और ग्राहक के रूप में व्यवहार कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर जो बाजार है उससे कभी भी कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे बाजार को बीच में लेकर अगर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट
शिकार होता है और ऐसे बाजार जो है मानवता के लिए विडंबना है। ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है बच्चों। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है, तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बताना है कि ऐसा बाजार जहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति का या आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करके गैर जरूरी सामान को खरीदा जा रहा है। उसी तरह जो दुकानदार हैं वो भी अपने जो घटिया निकृष्ट सामान है उसको भी आकर्षक बना करके और उसे बेचते हैं। तो यहाँ सही मायने में जो है आपस में लेन देन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना की कमी होती है। तो वहाँ पर ऐसा जो ये अर्थशास्त्र जो है, जो कि बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र है, ये बिल्कुल अनीति शास्त्र है, सरासर औंधा है, उल्टा है, क्योंकि इससे समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना ही बाजार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। समाज के अंदर छल कपट बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, असंतुष्टि बढ़ रही है। तो फिर ऐसा बाजार इंसान के लिए नहीं बना है, ठीक है, जहाँ पर इंसानियत ही ना हो। इसलिए ऐसे बाजार का पोषण करने वाला जो शास्त्र है यानी अर्थशास्त्र है वो बिल्कुल औंधा है, सरासर उल्टा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो आपको सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ समझा दिए हैं, फिर भी एक बार इन सबको दोबारा से सुन लीजिए कि लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता क्या बताई है, कि बाजार से हम सच्चा लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आवश्यकता के समय काम आना, आवश्यकता के समय काम आना। भगत जी ने कभी चूरण बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्योंकि वो एक संतोषी व्यक्ति थे, इसलिए और अधिक कमाना वो नहीं चाहते थे। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है। बाजार का जादू आँखों की राह से, किसकी राह से, आँखों के रास्ते, यानी आँखों से अपन जब बाजार की चकाचौंध देखते हैं, बाजार का जब आकर्षण देखते हैं तो बाजार का जादू हम पर चलता है। तो बाजार का जादू जो है किस राह से काम करता है, वो आँखों की राह से काम करता है। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी है, यानी जब मन खाली हो ऐसी स्थिति के अंदर बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन खाली होगा तो अनेकानेक वस्तुओं का जो बुलावा है उस व्यक्ति को अपनी ओर क्या कर लेगा, घेर लेगा। लेखक ने सलाह दी है कि जब मन खाली हो अर्थात अपने ज़रूरतों का सही पता हो ना हो, ठीक है, तो उस समय हमें बाजार नहीं जाना चाहिए। चूरण वाले भगत जी का जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चूरण वाले भगत जी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में संयमशील संतुष्ट प्रवृत्ति से रह करके और बाजार से केवल आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं की हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं, यानी कि पैसा परचेज पावर का तात्पर्य है कि वहाँ उस पावर का इस्तेमाल करके और अनेकानेक वस्तुओं का खरीदना, यही उस परचेजिंग पावर से आशय है। तो देखिए यहाँ समझिए, पैसे की परचेजिंग पावर से आशय पैसों की क्रय शक्ति या पैसे की प्रचुरता से मनचाही वस्तुएं खरीदने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, परचेजिंग पावर। तो अगला देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों, जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बाजार में अपनी पैसे की या अपनी जो परचेजिंग पावर है उसका दिखावा करके और अनावश्यक गैर ज़रूरी सामान की वो खरीदारी करते हैं, तो ऐसे लोग बाज़ार में जो है एक तरह से शैतानी शक्ति, विनाशक शक्ति बढ़ाते हैं, छल कपट बढ़ाते हैं और इसकी वजह से समाज में सद्भावना की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जो लोग बाज़ार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, अपनी क्रय शक्ति से जो संपन्न लोग होते हैं वो बाज़ार का बाजारूपन बढ़ाते हैं और बाज़ार का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। लेकिन ऐसे जो लोग
होते हैं वो अपनी क्रय शक्ति से अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। बाजारवाद, मनमान्य मूल्य लेना आदि जो शैतानी प्रवृत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर सीखना चाहिए कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से जब वस्तुओं को खरीदते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाज़ार से कभी भी अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बाज़ार में अपनी जो परचेजिंग पावर है यानी अपनी जो पैसे की क्रय शक्ति है उसका दिखावा नहीं करनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि बाज़ार में हमें कितने रुपए में कौन सा सामान खरीदना है। तो कहने का मतलब अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके और वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए। तो उस समय मन भरा होना चाहिए, मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रय शक्ति होने पर भी लालच नहीं रखना चाहिए, बाज़ार की चकाचौंध से आकर्षित होने से बचना चाहिए, केवल उपयोगी और आवश्यक वस्तुओं को ही हमें बाज़ार से खरीदना चाहिए। तो ये इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है, आप बाजार का सही उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप बाजार का उपयोग सही करें, इसके लिए लेखक ने बहुत सी चीज़ें बताई है कि जब भी आपको बाजार जाना हो तो तय करके जाएं कि आपको बाजार से क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कितने का खरीदना है। यानी जब मन खाली हो यानी मन में अनेकानेक वस्तुओं की चाह हो, ऐसी स्थिति के अंदर हमें बाजार नहीं जाना चाहिए और अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही हमें वस्तुओं का क्या करना चाहिए, क्रय करना चाहिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ। बाजार जाते समय व्यर्थ का लालच, लोभ नहीं रखना चाहिए। अपनी विवेक से आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करना चाहिए। ठीक है, बाजार में जो चकाचौंध है उसे देख करके भ्रमित नहीं होना चाहिए और अपनी जो परचेजिंग पावर है, अपनी जो पैसा की जो पावर है उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो अगर आपने ये चारों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, सीखे होंगे। तो ये चैप्टर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसमें इतने अच्छे ढंग से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है बच्चों कि अगर आप ये चारों लेक्चर एक बार देखेंगे क्रम से तो आपको ये पता चलेगा कि ये चैप्टर कितने अच्छे ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ आप इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बीच बीच में आए हैं वो भी मैं आपको डिटेल से कराता गया हूँ, समझाता गया हूँ। तो आप उन्हें सुन करके अगर लिख सकते हो तो लिख लीजिए, अन्यथा मैं तो आपको PDF फॉर्म में दूँगा ही, आप लोग उनको अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो ये आप अपनी इच्छा से बता सकते हो कि उपभोक्तावाद से प्रभावित जो समाज है उन उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए ये सुझाव है। सबसे पहले तो हमें बाजार का उपयोग केवल आवश्यकता के समय करना चाहिए। बाजार से कभी भी अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करके अनावश्यक वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। हमें एक संतोषी और संयमशील जीवन जीना चाहिए। हमें बाहरी जो तड़क भड़क है, दिखावे की ज़िंदगी से बचना चाहिए। ऐसे बहुत सारी जो सुझाव है वो हम दे सकते हैं इसके अंदर, जिसको आप बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मजदूरी और प्रेम, सरदार पूरण सिंह का जो है निबंध है ये भी, और इस चैप्टर को भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पहले इसकी शॉर्ट समरी समझेंगे, इसका जो लेखक परिचय उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उन डाउट को आप लोग मैसेज के से मेरे से पूछ करके आप क्लियर कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके डाउट बताने के लिए तत्पर हूँ। आप जुड़ें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये सूचना मिल सके और इस चैनल से वो जुड़ सकें। ठीक है, और उनको भी लाभ मिल सके। तो बने रहिए आप इसी तरह से। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।